नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत ही जल्द हम लोग सब्जेक्ट वाइज लेक्चर लेना स्टार्ट करेंगे। तो हम आज से शुरुआत कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका पेपर कोड BP202T। तो हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 से। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो कर लें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं यूनिट 1 से। देखिए, जो यूनिट 1 है उसमें हम जो टॉपिक कवर करेंगे उनको सबसे पहले समझ लेते हैं। इसमें हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से। जो सेकंड टॉपिक आएगा वो आएगा कॉमन एंड IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मीन्स IUPAC कैसे लिखते हैं, IUPAC होता क्या है, नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं कंपाउंड्स का, वो समझेंगे। फिर हमारा जो थर्ड टॉपिक रहता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। आइसोमेरिज्म को समझकर अपने लेक्चर को हम एंड करेंगे और हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी। देखो, हम शुरुआत करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई करने से पहले हम कुछ इसके बैकग्राउंड को समझ लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन हुआ तो हुआ क्यों। इसमें केकुले के प्रिंसिपल या केकुले के कुछ रूल्स हैं, उनके थ्रू हम समझेंगे। सबसे पहले हम कार्बन के बारे में, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको समझते हैं। देखिए यहाँ देखिए जो कार्बन होता है जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हुआ क्या कि जो कार्बन है, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। मीन्स कार्बन अपने साथ 4 बॉन्ड को बना सकता है। देखिए, जो कार्बन जो बॉन्ड बनाता है इनको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और कार्बन के अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है कैटेनेशन की प्रॉपर्टी। कैटेनेशन की प्रॉपर्टी मीन्स कार्बन एक ये लॉन्ग चेन बना सकता है। ये जो कार्बन की जो लॉन्ग चेन बनाने की प्रॉपर्टी होती है इसे कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक, तो अभी हुआ क्या कि जब ये प्रॉपर्टी देखी गई कार्बन में, मीन्स कार्बन क्या था कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करके वो बहुत सारे कंपाउंड्स को बना रहा था। तो यहाँ पर ये हुआ कि इनको क्लासिफाई किया जाए। तब वहाँ से स्टार्ट हुई क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो देखिए, हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देख ले, केकुले के प्रिंसिपल को हम देख लेते हैं कि केकुले ने क्या बताया। देखिए, कार्बन हैज़ 4 वैलेंसी। मीन्स जो कार्बन होता है उसकी वैलेंसी 4 होती है। कार्बन होता है उसकी वैलेंसी 4 होती है। सेकंड उन्होंने अपने प्रिंसिपल में बताया कार्बन हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ कैटानेशन। कार्बन हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कैटानेशन। कैटानेशन जैसा कि मैंने अभी बताया, उसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ कुछ वर्ड्स को। कैटानेशन का मतलब होता है कि जो कार्बन होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ऐसे इस तरह से एक लॉन्ग चेन बनाता है। जो कार्बन को कार्बन से कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू एक लॉन्ग चेन बनाने की प्रॉपर्टी को ही कैटानेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। अगला क्या था कि कार्बन एटम कैन शेयर 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन विद अदर कार्बन एंड फॉर्म सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। मीन्स कहने का मतलब है कि जो कार्बन होता है वो 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है, मतलब शेयरिंग कर सकता है। मीन्स कार्बन 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है और इन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके कार्बन सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है,
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये सारी चीज़ें जो फॉर्म करता है उसके बेसिस पर भी इसीलिए भी इसका क्लासिफिकेशन किया गया। जो इनका जो फोर्थ प्रिंसिपल आता है उसमें उन्होंने बताया कि कार्बन एटम नॉट फॉर्म मोर देन 3 बॉन्ड कार्बन कार्बन एटम्स। कहने का मतलब है कि जो कार्बन होता है वो मैक्सिमम 3 बॉन्ड को ही फॉर्म कर सकता है। मतलब देखिए, जो कार्बन होता है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इस पॉइंट में बताया गया कि जो कार्बन होता है वो कभी भी कार्बन कार्बन 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मीन्स कार्बन 4 हाइड्रोजन से संतृप्त होता है, सैचुरेटेड रहता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कार्बन कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, वो हमेशा इन 3 बॉन्ड्स का ही फॉर्मेशन करता है। मीन्स कार्बन इस तरह से और इस तरह से ही उसकी वैलेंसी रहती है। ये बताया गया है कि कार्बन कभी भी 4 बॉन्ड नहीं बनाता है, हमेशा वो 3 बॉन्ड ही बनाता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ थी उन प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए क्लासिफिकेशन किया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बने उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा गया। और उनके जो डेरिवेटिव्स जैसे कार्बन और हाइड्रोजन उसमें मॉडिफिकेशन करके जो अन्य एटम्स या अन्य जो भी सब्सटेंस बनाए गए उनको हाइड्रोकार्बन्स या उनके डेरिवेटिव्स कहा गया। तो ये सारी प्रॉपर्टी, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी, बॉन्ड फॉर्मेशन, ये सारी प्रॉपर्टी होने के रीज़न से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे हज़ारों लाखों की संख्या में ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करने लगे। जब बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करने लगे तो इसलिए उनको क्लासिफाई किया गया। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जो क्लासिफिकेशन होता है वो 2 प्रकार से किया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन 2 टाइप से किया जाता है। मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है कि या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखिए कार्बन कार्बन से बने कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के मेल से बने कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। हुआ क्या कि या तो कार्बन इस तरह से कार्बन कार्बन बना होगा, एक चेन के फॉर्म में होगा, या फिर जो कार्बन का फर्स्ट कार्बन है वो अपने लास्ट कार्बन से अटैच्ड हुआ होगा। ठीक, या तो कार्बन कार्बन या कोई ऐसा कंपाउंड्स होगा जिसका जो फर्स्ट कार्बन है वो अपने लास्ट कार्बन से अटैच्ड नहीं हुआ होगा, या ऐसा कंपाउंड होगा जो फर्स्ट कार्बन और उसका लास्ट कार्बन अपने आप में अटैच्ड हुआ होगा। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका फर्स्ट कार्बन 2 3 4, जैसे इसका ये फर्स्ट कार्बन और ये लास्ट कार्बन ये आपस में अटैच्ड नहीं है तो इनको एक कैटेगरी में रखा गया। अब 1 2 3 4 5, इसका एक फर्स्ट कार्बन और इसका लास्ट कार्बन आपस में जुड़ा हो, इसको एक कैटेगरी में रखा गया। तो इसी बेसिस पर इनको क्लासिफाई किया गया। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जो पहला क्लासिफिकेशन निकल कर आता है कि जो पहला टाइप्स का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो ओपन चेन कंपाउंड होता है। ओपन चेन कंपाउंड का मतलब है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका जो फर्स्ट कार्बन अपने लास्ट कार्बन से अटैच्ड नहीं रहता है उनको हम कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स, ओपन चेन कंपाउंड। ठीक, और जो दूसरा क्लासिफिकेशन आया कि ऐसा कंपाउंड्स जिसका जो फर्स्ट कार्बन एटम है वो अपने थर्ड कार्बन एटम से या मतलब लास्ट कार्बन एटम से अटैच्ड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, तो उसे कहते हैं क्लोज चेन कंपाउंड। तो ओपन चेन कंपाउंड को ही एलिफैटिक कंपाउंड कहते हैं। ओपन चेन मतलब खुली संरचना, ठीक, खुली श्रृंखला। क्लोज चेन मतलब बंद श्रृंखला। साइक्लिक का मतलब होता है चक्रीय। ठीक, फिर ओपन चेन कंपाउंड्स में 2 प्रकार के कंपाउंड्स आ गए, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। देखो यहाँ पर क्या बताया गया कि जो कंपाउंड होंगे वो या तो खुली चेन में होंगे या बंद चेन में होंगे। ठीक, अब मान लेते हैं कोई ये कंपाउंड है, एक खुली चेन में है। ठीक, अब या तो इसमें खुली चेन कंपाउंड या तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको एक प्रकार से रखा गया, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा। ठीक, मैं जनरल बता रहा हूँ, हालांकि कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर 5 हो गई, ये होती नहीं है, ये इस तरह से हो सकता है। ठीक है,
या तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, या तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। तो ऐसे एटम्स जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है उनको हम सैचुरेटेड कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। और जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहता है उनको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। ठीक, एलिफैटिक, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको हम एल्केन कहते हैं, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को एल्कीन और एल्काइन कहते हैं। अगर डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन होता है। ठीक, सिमिलरली क्लोज चेन कंपाउंड्स में या तो होमोसाइक्लिक होंगे या हेट्रोसाइक्लिक होंगे। होमोसाइक्लिक मतलब दीज आर दोज कंपाउंड विच इज कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स, मतलब इसमें जो रिंग फॉर्म होगी यानी जो चक्रीय संरचना होगी वो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी होगी। जैसे कि मान लेते हैं ये एक कंपाउंड्स है, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, और ये भी एक साइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन इसमें जो इसके सभी एटम्स हैं वो कार्बन है, मतलब एक प्रकार के हैं। एक प्रकार का मतलब होमो, और इसमें ये नाइट्रोजन अलग हो गया, इसका मतलब ये हेट्रो है। तो वही यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया कि या तो जो क्लोज चेन कंपाउंड होगा तो होमोसाइक्लिक होगा या फिर हेट्रोसाइक्लिक होगा। अभी देखिए, होमोसाइक्लिक में भी दो प्रकार के कंपाउंड्स होते हैं, या तो वो एरोमेटिक होंगे या वो नॉन एरोमेटिक होंगे। ठीक, अभी हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सुपरफिशियली आप क्लासिफिकेशन देख लीजिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज डिवाइडेड बाय टू टाइप्स। द फर्स्ट इज ओपन चेन कंपाउंड और एलिफैटिक कंपाउंड्स, एंड सेकंड इज क्लोज चेन कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड्स। Open chain compound is divided by two types. The first is saturated and second is unsaturated. Saturated hydrocarbons is known as alkane, and unsaturated hydrocarbons is divided by two types. The first is alkene and second is alkyne. Alkane is containing carbon-carbon single bond, and alkene is containing carbon-carbon double bond, and alkyne is containing carbon-carbon triple bonds. ठीक, similarly closed chain compound, these are those compound which is the first and last carbon atom is connected together and form cyclic structures. The cyclic compound is divided by two types. The first is homocyclic and second is heterocyclic. Heterocyclic means only carbon atom is containing ring structure, but heterocyclic compound is other than carbon atoms containing ring structures. Homocyclic compound is divided by two types. The first is aromatic and second is non-aromatic. Aromatic compound, these are those compound which is follow Huckel rule, known as aromatic and stable compounds, and non-aromatic not follow Huckel rule and unstable compounds. ठीक, ओपन चेन कंपाउंड्स में अब हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ओपन चेन कंपाउंड क्या होते हैं? दीज आर दोज कंपाउंड विच इज फर्स्ट कार्बन एटम एंड लास्ट कार्बन एटम नॉट कनेक्ट टू ईच अदर। मीन्स पहला कार्बन एटम, 1 2 3 4, पहला कार्बन एटम और लास्ट कार्बन एटम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, तो ये खुली श्रृंखला है। ठीक, ओपन चेन कंपाउंड, दीज आर दोज कंपाउंड विच इज फर्स्ट कार्बन एटम एंड लास्ट कार्बन एटम नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, मतलब आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, तो उनको हम ओपन चेन कंपाउंड कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, पहला कार्बन और ये लास्ट कार्बन आपस में जुड़े हुए नहीं है, तो ये ओपन चेन कंपाउंड्स का उदाहरण है। ओपन चेन कंपाउंड आर डिवाइडेड बाय टू टाइप्स। ओपन चेन कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं। ठीक, ये देखिए, ओपन चेन कंपाउंड्स दो प्रकार के होते हैं। द फर्स्ट इज सैचुरेटेड कंपाउंड एंड सेकेंड इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, दीज आर दोज कार्बन कंपाउंड विच इज कंटेनिंग कार्बन कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड नोन एज एल्केन। मीन्स जो कार्बन कार्बन सिंगल एटम्स, सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जो कंटेनिंग कंपाउंड होता है उसको हम सैचुरेटेड कहते हैं। सैचुरेटेड मतलब अल्केन। ठीक, इन्हें एल्केन कहते हैं। एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n+2, ये इसका जनरल फार्मूला होता है। जो n होता है यहाँ पर वो नंबर होता है कि नंबर ऑफ कितने नंबर हैं एटम्स के। ठीक है, तो ये एल्केन होते हैं। अगला, ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 सिंगल कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो ब्यूटेन हो गया। ठीक, प्रोपेन हो गया। ठीक है ना, जनरल फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है।
अगला जो आता है वो होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड मीन्स दीज आर दोज कंपाउंड्स विच इज कंटेनिंग कार्बन कार्बन एटम बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन जो होती है या तो वो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, नोन एज एल्कीन एंड एल्काइन। अगर मीन्स कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड है तो उसको हम एल्कीन कहते हैं, और कार्बन कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको एल्काइन कहते हैं। ठीक, कार्बन कार्बन यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, दो कार्बन तो एथीन और एथाइन। ठीक, जनरल फार्मूला CnH2n ये होता है एल्कीन का, और एल्काइन का CnH2n-2। ठीक, तो यहाँ पर जो होता है वो तुम्हारा जो फर्स्ट होता है एलिफेटिक ओपन चेन कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन समाप्त होता है। फिर सेकंड आता है साइक्लिक क्लोज चेन कंपाउंड्स। ठीक, मीन्स दीज आर दोज कंपाउंड विच इज फर्स्ट कार्बन एटम्स एंड लास्ट कार्बन एटम कनेक्ट टुगेदर, मतलब पहला कार्बन और जो लास्ट कार्बन होता है वो आपस में कनेक्ट रहते हैं। दीज कंपाउंड नोन एज क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड। मीन्स ये नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक, फर्स्ट एटम लास्ट एटम कनेक्ट टुगेदर और ये फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर। इस प्रकार के कंपाउंड्स को हम साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लिक कंपाउंड इज डिवाइडेड बाय 2 टाइप्स। जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो भी 2 प्रकार से डिवाइड किए जाते हैं। द फर्स्ट इज होमोसाइक्लिक एंड सेकंड इज हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मतलब दीज आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज कंटेनिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर विद कार्बन कार्बन एटम्स। मीन्स ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसमें सिर्फ कार्बन एटम्स होते हैं, मतलब कार्बन एटम को रिप्लेस करके कोई अन्य एटम्स हेट्रो एटम नहीं लगाया जाता है। तो इस प्रकार के जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम होमोसाइक्लिक स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक, साइक्लोप्रोपेन और इधर साइक्लोडेकेन। ठीक, होमोसाइक्लिक कंपाउंड इज डिवाइडेड बाय 2 टाइप्स। फर्स्ट इज एरोमेटिक, सेकंड इज नॉन एरोमेटिक। देखिए एरोमेटिक क्या होता है, दीज आर दो साइक्लिक कंपाउंड विच इज़ फॉलो हकल रूल। जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो हकल रूल को फॉलो करते हैं, उन्हें हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे बेंजीन और एंथ्रासीन। ये हकल रूल क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते किसे हैं। नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं, दीज आर दो साइक्लिक कंपाउंड्स विच इज नॉट फॉलो हकल रूल। ठीक, उन्हें हम नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, मतलब जो हकल रूल को फॉलो नहीं करते उन्हें हम नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब आता है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, दीज आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग अदर देन कार्बन एटम्स इन रिंग स्ट्रक्चर। मतलब जो रिंग स्ट्रक्चर होती है उसमें कार्बन के अलावा, मतलब कार्बन को रिप्लेस करके किसी अन्य हेट्रो एटम्स को ऐड किया गया, जैसे ऑक्सीजन को या नाइट्रोजन को या ठीक है ना सल्फर को, इस प्रकार से ऐड किया जाता है तो उसे हम हेट्रो एटम्स कहते हैं। से यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन रिंग स्ट्रक्चर है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड कर दिया गया, यहाँ कार्बन 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 और यहाँ पर नाइट्रोजन ऐड कर दिया, तो ये हेट्रो एटम्स है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है उसका जो क्लासिफिकेशन है वो समाप्त होता है। अब इसके आगे स्टार्ट होता है IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मीन्स देखिए नॉमेनक्लेचर क्या होता है कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी अगर हम केमिस्ट्री में देखें तो लगभग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लाखों में है। ठीक है, जब लाखों में कंपाउंड्स हैं तो उनका नेमिंग जो की जाती है वो IUPAC के थ्रू की जाती है। IUPAC का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ते हैं द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। मीन्स जो सिंपलेस्ट अगर हम देखें तो कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, मतलब कार्बन H कार्बन और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोकार्बन। ठीक, द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम कॉल्ड हाइड्रोकार्बन एंड व्हेन कंबाइंड विद हेट्रो एटम इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। तो अब इसी में देखिए, जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड्स है, ठीक, यहाँ पर हम N कर लेते हैं, तो ये हाइड्रोकार्बन, ये कार्बन था, अभी हमने एक हेट्रो एटम लगा दिया तो ये क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। ठीक, अब क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नेम्ड बाय द रूल बाय द IUPAC।
मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जो नेमिंग की जाती है वो IUPAC के रूल के थ्रू की जाती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब IUPAC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC सिस्टम इज बेस्ड ऑन, जो देखो IUPAC जो सिस्टम होता है वो 3 प्रिंसिपल पर बेस्ड रहता है। फर्स्ट इज वर्ड रूट, सेकंड इज सफिक्स एंड थर्ड इज प्रीफिक्स। देखिए IUPAC में अगर आपको वर्ड रूट पता होना चाहिए, सफिक्स पता होना चाहिए और प्रीफिक्स पता होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें पता हो तो IUPAC मतलब हलवा है। वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट जो होती है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये, ठीक। अब इसमें जो वर्ड रूट होता है वो होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मतलब ये जो एक लॉन्गेस्ट चेन है इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है? 1 2 3 4 5, मतलब कार्बन कितने हैं? C5, ठीक। C5 के लिए जो यूज होता है वो पेंट। अभी हम वर्ड रूट बताएंगे कि क्या होता है। तो अगर आपको ये पता है तो लगभग आधी चीज़ें पता है, आधी चीज़ें, आधा काम हो गया, ठीक। तो ये हो जाता है वर्ड रूट आपका। अभी कुछ वर्ड रूट यहाँ पर लिखे हुए हैं, हम इनको देख लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए एक कार्बन है तो C1 के लिए वर्ड रूट क्या रहता है? मेथ। 2 कार्बन है C2 एथ। 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन, 10 कार्बन के लिए डेक, 11 कार्बन के लिए अनडेक, 12 कार्बन के लिए डोडेक, 13 कार्बन के लिए ट्राइडेक। तो ये जो होते हैं ये लेंथ लिखी है चैन की, मतलब जो चैन दी हुई है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की उसमें कितने कार्बन एटम है और वर्ड रूट उसके सामने दिया गया है कि हम उसको क्या कहेंगे। सेकंड आता है सफिक्स। देखिए सफिक्स क्या होता है? जो सफिक्स होते हैं वो प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स होते हैं। तो प्राइमरी सफिक्स जो होता है वो इंडिकेट करता है अनसैचुरेशन इन कार्बन एटम। देखिए जैसे प्राइमरी सफिक्स, जो प्राइमरी सफिक्स होता है, जैसे मान लीजिए कोई कार्बन की चेन दी हुई है तो इसमें ये जो सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्राइमरी सफिक्स। अगर मान लीजिए इसी में जो है डबल बॉन्ड दिया हुआ है तो जो प्राइमरी सफिक्स आएगा वो डबल बॉन्ड आएगा। मतलब जो अनसैचुरेशन होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक, ये जो डबल बॉन्ड होते हैं ये प्राइमरी सफिक्स में आते हैं। जैसे सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आई, सॉरी, ठीक। तो प्राइमरी सफिक्स में ये आता है। सेकेंडरी सफिक्स जो होता है वो इंडिकेट करता है फंक्शनल ग्रुप। जैसे मान लीजिए कोई कार्बन एटम्स दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड दिया हुआ है COH, ठीक। अब देखिए आपको वर्ड रूट पता है C3 के लिए प्रोप। प्राइमरी सफिक्स क्या था? ये बॉन्ड, कार्बन कार्बन से लेके बॉन्ड, तो ये सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? ये जो फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है OH, यानी प्रोपेन ऑल, ठीक। तो ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा, प्रोपेन ऑल, प्रोपेन ऑल, ठीक। तो ये होते हैं सफिक्स। अगला जो आता है वो आता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या रहता है कि ये पहले लगता है। जब आप नेमिंग करेंगे तो उसमें जो पहले लगेगा वो प्रीफिक्स रहेगा। प्रीफिक्स क्या होता है? मान लीजिए कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो उसमें जो प्राइमरी प्रीफिक्स रहता है वो साइक्लो ऐड किया जाता है। देखिए जैसे मान लेते हैं कि आपके पास कोई एक साइक्लिक कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक, ये साइक्लिक कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है। अभी क्या है कि इसकी जब हम नेमिंग करेंगे तो ये साइक्लो, इसके लिए साइक्लो प्रीफिक्स लगता है और इसकी जो नेमिंग करेंगे ये उससे पहले लगेगा। जैसे साइक्लो कितने कार्बन है? 6 कार्बन, तो 6 कार्बन की वर्ड रूट हेक्स और सब सिंगल बॉन्ड से लगे हुए तो एन, यानी साइक्लो हेक्सेन। तो ये हो जाएगा इसका IUPAC। तो ये बता रहा है कि जो प्रीफिक्स होता है उसमें जो प्राइमरी प्रीफिक्स रहता है वो साइक्लो ऐड होता है, वो बिफोर वर्ड रूट, मतलब जो हम वर्ड रूट लिखते हैं उससे पहले लगता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या आता है? ये इंडिकेट करता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्रुप अदर देन फंक्शनल ग्रुप। मतलब जैसे मान लीजिए कोई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक, जैसे मान लीजिए फ्लोरीन लगा हुआ है या क्लोरीन लगा हुआ है, OCH3 लगा हुआ है, तो जो इनका जो नाम लिखा जाता है वो फ्लोरो, क्लोरो, मेथॉक्सी, ठीक। तो ये जो रहते हैं वो सेकेंडरी प्रीफिक्स में आते हैं, ठीक।
देखिए इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए कोई ये ठीक, यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 लॉन्गेस्ट ऐसे नंबरिंग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे करेंगे, साइक्लो, ठीक, 1 क्लोरो साइक्लो हेक्सेन, ठीक, इस प्रकार से। तो ये जो चला जाएगा सेकेंडरी सफिक्स, और साइक्लो ये प्राइमरी सफिक्स, और हेक्सेन वर्ड रूल के पहले आता है। इस प्रकार से इसकी नेमिंग की जाती है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये कुछ रूल्स दिए गए हैं, इन रूल को पढ़िए आप और आसानी से समझ में आएगा। अगर आपने इन रूल्स को एक बार पढ़ लिया तो IUPAC बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। मैंने सब सेपरेट करके मैं लाया हूँ। देखिए जैसे सबसे पहले हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मतलब जो कार्बन सिंगल बॉन्ड लगा होगा, सबसे पहले हम उसकी नेमिंग करेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई एटम्स है और उसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। मान लीजिए कोई एक, देखिए पहले हम पढ़ लेते हैं फिर बताएंगे। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कॉल्ड पेरेंट चेन। सबसे पहले हम उसमें क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं, फिर नंबरिंग करते हैं कार्बन एटम की, जैसे 1 2 3 4 इस प्रकार से नंबरिंग करते हैं। इफ़ 2 और मोर सब्स्टिट्यूशन आर प्रेजेंट पेरेंट चेन नेम्ड इन द अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। मतलब अगर 2 से ज़्यादा, 1 या 2 ज़्यादा मतलब वो प्रेजेंट रहते हैं सब्स्टिट्यूशन, तो हम उसको अल्फ़ाबेटिकल नंबरिंग कर देते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए कार्बन की चैन है, यहाँ पर एक ये ब्रांच लगी हुई है। सबसे पहले हम इसमें कार्बन की नंबरिंग करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, चाहे आप इधर करिए चाहे आप इधर करिए, ठीक, ऐसे हो जाएगी नंबरिंग। अभी देखते हैं 1 2 3, थर्ड नंबर पर 1 लगा हुआ कार्बन, 4 नंबर पर 2 कार्बन, 1 2 3, थर्ड नंबर पर 2 कार्बन और 4 नंबर पर 1 कार्बन। तो नेमिंग हमेशा इधर से की जाएगी, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 6 कार्बन एटम्स हैं इसमें, तो 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या रहता है, हेक्स, ठीक। सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं तो इसमें जो सफिक्स रहेगा वो क्या रहेगा, एन, ठीक। अब यहाँ पर जो एक ग्रुप लगे हुए हैं तो इनका प्रीफिक्स क्या रहेगा, एक मिथाइल लगा हुआ है, ठीक। दूसरा जो रहेगा वो एथाइल रहेगा, ठीक। अब देखिए एम पहले आता है या ई पहले आता है, ई पहले आता है, तो 1 2 3 यानी 3 एथाइल 4 मिथाइल, ठीक, हेक्स एन। इस प्रकार से हम जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनकी हम IUPAC करते हैं, ठीक। अगला नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, I'm सॉरी लाइट चली गई थी। नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, दिख रहा है, देखिए अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं मतलब जिनमें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उसमें क्या करते हैं, द लार्जेस्ट से सबसे पहले रूल वही रहेंगे, कुछ चेंजेस आएंगे, बाकी सब सारा कुछ वही रहेगा। सबसे पहले क्या होता है कि उसमें हम लार्जेस्ट चेन को डिटरमाइन करते हैं, ठीक, जिसमें डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड लगे रहते हैं, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 लॉन्गेस्ट चेन हमने देख ली, यही है। हमेशा एक बात याद रखना है कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो हमेशा डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाती है, जो ट्रिपल बॉन्ड रहता है वो प्रायोरिटी नहीं रहती। मतलब हम डबल बॉन्ड की जिधर से लगे पड़ेगा उधर से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करते हैं, ठीक। सफिक्स अगर डबल बॉन्ड है तो इन और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन का प्रयोग करते हैं। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इज रिस्पेक्टिवली, जो डबल बॉन्ड होगा तो इन और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन। नंबरिंग ऑफ एटम प्रेजेंट चेन इन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड लोवेस्ट नंबर, ठीक। मतलब डबल बॉन्ड की तरफ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, जो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उसको हम लोवेस्ट नंबर देंगे। तो डबल बॉन्ड इधर से 1 नंबर पर है और इधर से करते हैं तो 1 2 3 3 नंबर पर आता है, ठीक।
तो इधर से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 है, यानी वो 1 नंबर पर है और 3 नंबर पर है डबल बॉन्ड्स। तो 1,3 वर्ड रूट हेक्स डाई इन 5 आइन। इस प्रकार से हम जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एल्कीन और एल्काइन, उनका हम IUPAC करते हैं। अगला जो आता है वो नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। मान लीजिए कोई ऐसा कंपाउंड है जो फंक्शनल ग्रुप को कंटेनिंग है, फंक्शनल ग्रुप उसमें लगा हुआ है, तो उसकी IUPAC कैसे करते हैं? देखिए, ये देखिए यहाँ पर, ठीक, सेम रूल है, उसमें रूल कोई बदले नहीं है, सेम रूल है। सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं लॉन्गेस्ट चेन को, ठीक, जिसमें कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप दिया हो। फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है, देखिए कि मान लीजिए कोई यहाँ पर एक चेन दी हुई है, ठीक, यहाँ पर OH लगा हुआ है, इसमें एक C लगा हुआ है, इसमें एक C लगा हुआ है। अब देखिए कार्बन गिन लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4, तो ये छोटी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 ये लॉन्ग चेन हो जाएगी। 1 2 3 4 5 हमेशा इसी चेन का सिलेक्शन करेंगे क्योंकि इसमें एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक। तो ये बता रहा है रूल कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करते हैं जिसमें कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो। फिर क्या करते हैं, नंबरिंग ऑफ चेन सच में द कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप गेट द लोवेस्ट नंबर, ठीक है ना। मतलब फंक्शनल ग्रुप जो होता है उधर से हम नंबरिंग को स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल लिखिए, 1 2 3, ठीक, 3 कार्बन की एक चेन है जिसमें फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट प्रायोरिटी पर आता है। 2 नंबर पर सेकंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोप 1 नंबर पर ऑल लगा हुआ है, तो प्रोपेन 1 ऑल। इस प्रकार से हम फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स की IUPAC करते हैं, ठीक। अभी क्या रहता है कि अगर हम बात करते हैं ऑर्डर की, देखिए सल्फोनिक, तो जो सल्फोनिक एसिड होता है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पर आता है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है, फिर एसिड एनहाइड्राइड आता है, फिर एस्टर आता है, फिर एसिडिक क्लोराइड आता है, एमाइड्स आते हैं, फिर नाइट्राइल्स आते हैं, फिर एल्डिहाइड आते हैं, फिर कीटोन आते हैं, फिर एल्कोहल आते हैं, फिर एमीन्स आते हैं और फिर ईथर आते हैं। तो ये जो प्रायोरिटी ऑर्डर है फंक्शनल ग्रुप का, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है फंक्शनल ग्रुप का। तो यहाँ पर जो भी IUPAC होता है वो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को पीछे करके देखिए, सबसे सरल भाषा में बताया हूँ आपको इस तरह से तोड़ कर कि सैचुरेटेड का अलग IUPAC, अनसैचुरेटेड का अलग, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स का अलग। इस तरह से आपको कहीं किसी चैनल पर नहीं मिलेगा। अगर दिमाग खोल कर आप समझेंगे तो समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। इसमें जो अगला टॉपिक है वो है आइसोमेरिज्म का। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमें पढ़ना है, ठीक। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। एनी कंपाउंड विच इज सेम मॉलिकुलर फार्मूला नोन एज आइसोमर्स, और इस फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। मतलब कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें जो मॉलिकुलर फार्मूला होते हैं वो सेम रहते हैं, ठीक, और तो उसे हम आइसोमर कहते हैं, और इस फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। कहने का मतलब ये है, देखिए सी सी सी, ठीक, एच 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 एच, ठीक, नहीं एक सी यहाँ पर और ले लेते हैं, अभी ये ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें गिन लीजिए 1 2 3 4 यानी C4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी H10, ठीक। अब मान लीजिए एक कोई कंपाउंड लिखा हुआ है, ये H H H H H H H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C4H10। देखिए इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन ये एक अलग कंपाउंड है, ये एक अलग कंपाउंड है। तो ये दोनों जो कंपाउंड्स है वो आइसोमर कंपाउंड है, और ये जो फिनोमिना है इसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक। ये लिखा हुआ है कि एनी कंपाउंड विच इज सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला नोन एज आइसोमर एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म।
तो आइसोमेरिज्म जो होती है वो दो प्रकार की होती है। आइसोमेरिज्म इज डिवाइडेड बाय टू टाइप। द फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल एंड सेकंड इज स्टीरियो। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पढ़ना नहीं है तो उस पर हम हाथ नहीं लगाएंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमको पढ़ना है, ठीक। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होता है उसमें चैन आइसोमर आते हैं, रिंग आइसोमर आते हैं, पोजीशन आइसोमर आते हैं और फंक्शनल आइसोमर आते हैं। स्टीरियो आइसोमर में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होती है और कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म होती है। तो इसमें हमें हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। और देखिए इसी में एक मेटामेरिज्म आता है और टॉटोमेरिज्म आता है, ठीक। जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म होता है उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। तो आप इतना जान लीजिए कि ये सब नहीं पढ़ना है हमको, सिर्फ इधर ही पढ़ना है। तो सब फर्स्ट आता हुआ था चैन आइसोमेरिज्म। चैन आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? दीज आर दोज कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट पेरेंट चैन। मतलब ये ऐसे आइसोमेरिज्म होते हैं जिनमें जो मॉलिकुलर फार्मूला होता है वो सेम रहता है और जो पेरेंट चैन होती है वो डिफरेंट रहती है। जैसे ये एक यहाँ पर 4 कार्बन का एक मॉलिक्यूल्स है और इधर भी 1 2 3 4 कार्बन का मॉलिक्यूल्स है, ठीक। तो इसमें देखते हैं तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। H10 है। इसमें भी देखते हैं 1 2 3 4 C4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। C4H10। तो ये जो रहता है ये चेन कंपाउंड होती है क्योंकि इसमें एक ब्रांच लग जा रही है ना, चेन कंपाउंड होती है। अगला जो होती है वो पोजीशन आइसोमेरिज्म होता है। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही रहेगा बट डिफरेंट इन पोजीशन ऑफ ब्रांच। जिसमें जो ब्रांचिंग होती है उसकी पोजीशन डिफरेंट रहती है। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर देखते हैं, जैसे एक कंपाउंड दिया हुआ है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन C3 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 H और ये O H यहाँ पर कहाँ पर लगा हुआ है? 3rd कार्बन पर लगा हुआ है। इसमें देखते हैं 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन C3 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और ये O, ठीक। और यहाँ पर OH कहाँ लगा हुआ है? 2nd कार्बन पर लगा हुआ है, यहाँ पर 3rd कार्बन पर लगा हुआ है। तो OH जो फंक्शनल ग्रुप है इसकी जो पोजीशन चेंज है, यहाँ पर 3rd कार्बन पर है, यहाँ पर 2nd कार्बन पर है। तो ये जो आइसोमेरिज्म है ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है, ठीक। अगला जो आता है होता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ एटम या ग्रुप। साइड ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप, मतलब जो साइड ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनके जो पोजीशन होती है वो डिफरेंट रहती है, ठीक। तो उनको हम क्या कहते हैं? मेटामेरिज्म कहते हैं। जो मतलब जो ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनके दोनों तरफ कार्बन की चैन जो होती है वो धड़ाधड़ चलती रहती है। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन, ठीक, इधर चलती है। सल्फर इधर भी आप कार्बन चला सकते हैं, इधर भी कार्बन की चैन होगी, ठीक। C⋯O इधर भी कार्बन की चैन होगी, इधर भी कार्बन की चैन होगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक कोई कंपाउंड लिखा हुआ है 1 2 कार्बन फिर NH ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप फिर 1 है 2 कार्बन, ठीक। यहाँ पर जो है वो 2 कार्बन की चैन इधर है और 2 कार्बन की चैन इधर है, ठीक। और ये कंपाउंड है 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन है लेकिन यहाँ पर 4 नंबर पर इधर जो है जो ये ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है उसके इस तरफ 1 कार्बन की चैन है, उधर 3 कार्बन की चैन है। तो यहाँ पर जो कार्बन की चैन है वो डिफरेंट है। तो इस प्रकार के जो आइसोमेरिज्म होती है वो मेटामेरिज्म कहलाती है, ठीक। अगला आता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या रहता है कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप लगा होता है वो डिफरेंट रहेगा। इसे यहाँ पर देखते हैं कि 1 2 3 4 यहाँ पर C4 1 2 3 4 5 6 7 8 H8 है और एक O है। और यहाँ पर देखिए तो 1 2 3 4, ठीक, 4 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और वो लगा हुआ है, ठीक। अब इसमें देखिए फंक्शनल ग्रुप जो लगा हुआ है वो OH लगा हुआ है और यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो कीटोन लगा हुआ है, ठीक। तो ये जो है ये फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, इसमें अल्कोहल है। तो इस प्रकार के जो आइसोमेरिज्म होती है उसको हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। टाउटोमेरिज्म क्या होता है? देखिए टाउटोमेरिज्म जो होता है वो इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है। मतलब जो H+ का ट्रांसफ़र होता है वो टाउटोमेरिज्म होता है, ठीक। टाउटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म होता है। देखिए इसमें क्या होता है? कंटेनिंग फॉर एग्जिबिशन, मतलब आप जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है तो वो जो टाउटोमेरिज्म एग्जिबिट करता है तो उसके लिए एक 1-3 सिस्टम चलता है। मतलब जो 3 नंबर का कार्बन होगा उसमें जो हाइड्रोजन होगा वो 1 नंबर पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अभी मैं आपको बताऊँगा कैसे होता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कीटोन का CH3 C⋯O और CH3। अगर इसको आप खोल कर लिखते हैं तो CHHHO HHH, ठीक। 1 2
हम इधर भी जा सकते हैं तो ये वाला 3 नंबर रहेगा, इधर जाएंगे तो ये वाला 3 नंबर रहेगा। ठीक, अगर आप इधर 3 नंबर देते हैं, ठीक, तो जो 3 नंबर वाला कार्बन रहता है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक, अल्फा कार्बन से लगे हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो जो कंडीशन आप समझ लीजिए क्या होती है। एक तो होती है, ठीक, अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब जो अल्फा कार्बन है इसी sp3 हाइब्रिडाइजेशन का होना चाहिए। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है आप 4 सिग्मा से जोड़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ भी 4 सिग्मा है, तो 4 सिग्मा का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब पहली कंडीशन क्लियर है। सेकेंड जो आता है वो अल्फा कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन, जो इसमें अल्फा कार्बन है वो हाइड्रोजन कंटेनिंग होना चाहिए। तो इसमें भी हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो ये क्या होता है कि 3 नंबर का जो हाइड्रोजन होता है ये 1 नंबर पर ट्रांसफर हो जाता है और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है, ये शिफ्ट हो जाता है इधर तरफ। तो इस प्रकार की जो शिफ्टिंग होती है वो टॉटोमेरिज्म कहलाती है। ठीक, और जो ये कंडीशन जिसमें होती है वो कंपाउंड टॉटोमेरिज्म को एग्जिबिट करता है। तो इस प्रकार से यूनिट 1 कंप्लीट होती है। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर कोई क्वेरी है तो मैं उसका ज़रूर सॉल्यूशन दूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जल्द हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।